अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं जब डॉक्टर बना, मैं तो मेरा अपना थोड़ा सा पीछे बताऊं, मुझे लग रहा था इंटरेस्टिंग होगा कि मैंने एजुकेशन कराची से शुरू की थी। मैं उसको दाखिल भी नहीं था इनिशियल, जैसे वो केजीज में होते। उसके बाद मैं फिर पाकपतन आ गया था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। वहाँ से मैंने प्राइमरी, शायद मेरा ख्याल है दूसरी तीसरी जमात वहाँ से पास की। चौथी और पांचवी में उर्दू में बता रहा हूँ, वो मैंने लाहौर कैंट से की है। उसके बाद छठी मैंने जो सियालकोट में पास किया, जब वॉर के ज़माना था उस ज़माने में। फिर सातवीं आठवीं ढाका से पास की है। मैट्रिक पाकपतन से गवर्नमेंट हाई स्कूल से किया। उसके बाद ये फिरते चलते भी सारा हुआ। एमबीबीएस मैंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से किया। हमारे टीचर जो थे ना, बहुत अच्छे थे। डिग्री जो उसको कहते हैं कि जी प्रोफेसर, हमारे जो कार्डियोलॉजी में एनआईसीवीडी से मैंने किया, वहाँ पे हमारा बड़ा अच्छा बैच था। उसमें प्रोफेसर हमारे अजहर अजहर फारूकी साहब थे, बड़े लर्नड किस्म के। उनकी बहुत प्रोफेसर ठहराव था तबीयत में उनकी, अभी भी हैं माशाल्लाह। लेकिन अब आजकल महल एजुकेशन वगैरह को वो करते नहीं है, घर में ही रहते हैं ज़्यादा। उनके ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में पेपर हैं। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अजीज हैं, बहुत अच्छे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, वंडरफुल पर्सन। उनके ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में उनका ओरिजिनल काम है। जो जो लोग बाहर अमेरिकन, जो ये भी उनको यूरोप में भी उनको रिकग्नाइज करते हैं। प्रोफेसर अब्दुल समद ज़बरदस्त टीचर हैं। उनके बेटी भी आजकल माशाल्लाह वो भी टीचिंग लाइन में है, तो ज़बरदस्त लोग हैं। प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब थे सर्जन, उनको हमने उनके साथ अटेंड किया हुआ, असिस्ट तो नहीं किया। क्या बड़ा अच्छा था। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कभी मुझे ये ड्राउनिंग से वास्ता पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर कार्डियोलॉजी में रहे। लेकिन हाइल में जाके ये दूसरा वाक्य जो मैं बताने जा रहा हूँ, पहला मैंने आपको बताया था 1989 में 4 साल का सऊदी बच्चा जो हमने रिससिटेट किया है। अनहोनी बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही कोई बंदा पाकिस्तान में, तो क्या कोई क्लेम नहीं कर सकता कि जो प्रूवन किस्म का कार्डियक अरेस्ट जो हाफ एन आवर तक है, वो मैंने बताया था कि वो 5-7 मिनट के बाद उसमें डैमेज शुरू हो जाता है, हुआ ही नहीं है। तो लेकिन एक बार हो गया तो वो मैं समझता था कि मेरा ये रिमार्केबल किस्म का एक्सपीरियंस है और अनहोनी चीज है। वहां भी किसी ने नहीं किया और इससे पहले भी नहीं सुना मैंने। अब हो सकता है क्योंकि गाइडलाइन में फर्क आ गई। तो ये एक मैं दूसरा वाक्य भी इसी तरह का पेश आया मेरे साथ। वो ये 2 साल बाद की बात है, तकरीबन वही महीना था मार्च का 1991 में। और हमारी किंग खालिद हॉस्पिटल था, वहां पे हम लोग ड्यूटियां, हमें इमरजेंसी में रोटेट किया हुआ था। तो हमारी ड्यूटियां ऐसे होती थी कि सुबह 6 से लेके और तकरीबन 2 बजे तक होती थी, 2 से रात को 10 बजे तक, और रात को 10 से सुबह 6 बजे तक ड्यूटियां होती थी। यूजुअली हम नॉर्मली शाम को 2 डॉक्टर रखते थे, बिजी होता था। मॉर्निंग पे एक होता था, रात को एक होता था। और हेल्प क्लोज एट हैंड होती थी, यानी जब हम चाहते थे को आ जाए तो अंदर से वार्ड के डॉक्टर हम बुला लिया करते थे जिनका कंसर्न होता था। तो बड़ा हेक्टिक होता था, इतना हेक्टिक होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुसलसल मुसलसल काम करता है। मुझे याद है कि हमारे कुलीग है डॉक्टर मैथ्यू, उनका मैं जिक्र इसमें करूंगा, वो भी इसमें इसमें इन्वॉल्व थे। कि वो कहते हैं कि जी मैं बहुत थक जाता हूँ। मैंने कहा कई बार तो बंदे का दिल करता है, रोने को दिल करता है कि इतना मुसलसल 8 घंटे में 1 सेकंड का फुर्सत नहीं है। कहते थे आपको दिल करता है, मैं तो कई बार रोया हूँ। यहाँ से ड्यूटी खत्म करते जब तक मैं घर नहीं पहुंचता रोता जाता हूँ। तो मैं हंसने लगा, मैं कहा अच्छा इतना बुरा हाल है। ऐसे ही था। तो ये इवनिंग की बात है, 2 लोग थे, मैं और डॉक्टर मैथ्यू, इंडियन क्रिश्चियन लड़का था, बहुत वंडरफुल पर्सन, बड़ा अच्छी पर्सनैलिटी। बेसिकली ऑर्थोपेडिक वो स्पेशलिस्ट थे, उनको रोटेट किया हुआ था उधर। तो बहुत अच्छा लड़का था वो, और बड़ा डिसेंट किस्म का था। तो हमने करते थे कि एक बंदा जनरल जो पब्लिक आम होते थे उसको एक हम शॉक रूम में भी छोड़ते थे। वो बैठा नहीं रहता था, अगर देखे पेशेंट नहीं है तो आ जाता था, लेकिन उसकी ड्यूटी थी अगर इमरजेंसी में कोई शॉक वाला पेशेंट आया तो वो डील करेगा। हम इवनिंग पे ड्यूटी पे थे, तो मैं उसको कोई पता लगा कोई शॉक एम्बुलेंस वगैरह आई क्या आई, तो वो वहां चला गया। तो मैं अपने पेशेंट देख रहा था, बहुत रश था। इतना रश होता है कि कई बार इस चीज पे टॉपिक में इमरजेंसियों के बारे में हमारे डिस्कस होते रहते हैं कि जी आप बहुत बर्डन है, जो असल इमरजेंसी कई बार डिले हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। तो वो भी कभी सऊदी उनके मुदीर वगैरह होते थे, वो भी कहते थे जी आप इमरजेंसी देखें। मैं क्या, इमरजेंसी कौन फैसला करेगा? तो डॉक्टर फैसला करेगा। अगर आपने फैसला करना है करो, ताकि जिम्मेदारी आपकी हो।
अगर मैंने किसी को देखा ही नहीं, मैंने कहा जी ये बुखार है, कुछ हेडेक कह रहा है, तो हेडेक का मतलब हो सकता है बहुत डेंजरस किस्म का उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो। रूटीन में तो बुखार, गला खराब, ये वो, तो हमने फैसला किया कि चक में पड़ते नहीं है, और जो पेशेंट आता है उसको देखते हैं और अपनी असेसमेंट के मुताबिक उसको दवाई देते हैं। तो उसमें से बीच में से बड़े गड़बड़ पेशेंट भी निकल आते हैं। तो खैर मैं इवनिंग पे था और बहुत रश लगा हुआ था, हमने कर्टन बनाए हुए थे, कैबिन बनाए हुए थे, कुछ 6-7 कैबिन थे, और नर्सेज रिसीव करती थी, मोस्टली फिलिपिनो थी, कुछ इंडियन भी थी। वो पेशेंट को जब एक कैबिन खाली होता था उसमें अगला पेशेंट को लिटा के उसके बेसिक टेम्परेचर वगैरह ये देख लिया, अगर ब्लड प्रेशर की जरूरत है तो देख लिया। और हम लोग, जो मैं था, एक कैबिन से निकल के दूसरे कैबिन में जाता था, उसको एग्जामिन करके उसको पूछ के, थोड़ी बहुत अरबी हम बोल ही लेते थे, उस वर्किंग नॉलेज था हमारा। तो मैं देख रहा था उसका भी खत्म, ये चक्कर खत्म नहीं होता था। एंड पे गए हैं तो उसने फिर पीछे सारे फिर भर गए, फिर आए हैं, फिर करते रहे। इवनिंग का टाइम था तो मैं एक पेशेंट देख रहा था, तो एक लड़की है उधर से, इंडियन लड़की है, पद्मनी, वो भी कराला की है, वो बड़ी अच्छी अच्छी लड़की है, डिसेंट सी लड़की है। तो वो मुझे आके कैबिन में पीप करती है, मुझे कहती है कि जी वो जो है ना, आप प्लीज यू कम। उसकी इंग्लिश भी ऐसी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो मैंने कहा कि क्या बात है, कहती है प्लीज यू कम। मैं क्या, वहां पे पेशेंट है, कहती हाँ कितना, एक डॉक्टर, एक मैथ्यू, सिस्टर 3। तो मैं क्या, ये क्या, ये तो काफी नहीं है। फिर वो चली गई शर्मा के। थोड़ी देर में अभी एक पेशेंट कैबिन खत्म करके दूसरे में कैबिन में गया, तो फिर आ गई पीप करती उसमें से, कहती डॉक्टर इनाम प्लीज यू कम। मैंने कहा यार क्या बात है, डॉक्टर इज मैथ्यू कॉलिंग मी, कैन यू नो। मैं कहता तो व्हाई यू आर ट्रबलिंग मी, आई एम सीइंग पेशेंट, मेरे पास जो पेशेंट है ये तो खत्म नहीं होने हैं, ये तो पता नहीं कितने 100-150 तक जाएंगे, और मुझे दरमियान में रेस्ट का टाइम नहीं है, और तुम वैसे ही एक पेशेंट के लिए बुला रही है, जबकि डॉक्टर इंडिपेंडेंट है वहां पे, उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, अगर वो मसला होता मुझे बताता। चली गई खैर। तो मैं अभी दूसरे में केबिन में गया तो फिर आ गई, कहती कि जी डॉक्टर इनाम प्लीज, ऐसे सर को करके प्लीज यू कम। अब मैं थोड़ा सा इरिटेट हो चुका था, मैंने उसको अपनी वो रखा पेन वहां पे, जो पेशेंट देख रहा था, मैंने कहा जी आप थोड़ा इंतजार करें, मैं जाता हूँ। तो मैं गया जाके, तो देखा कि वहां पे जो है ना शॉक रूम साथ ही था, कितना 5-6 मीटर के फासले पे अंदर ही था हमारे। तो मैं गया हूँ तो डॉक्टर मैथ्यू ने, वो खड़ा है और उसने हाथ ऐसे क्लैस अपने सीने के ऊपर किए हुए हैं, और एक लिस्टलेस सा बच्चा को 10 साल का शॉक रूम के बेड पे लेटा हुआ है, बज़ाहिर लिस्टलेस है, कोई ब्रीथ शीथ नहीं कर रहा, ऊपर मॉनिटर लगा हुआ है और मॉनिटर में स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो मैंने कहा डॉक्टर मैथ्यू क्या है, वो कहने लगा कि ये DOA है। DOA हमारे जमाने में स्टैंडर्ड टर्म थी, डेड ऑन अराइवल, कि व्हेन आई रिसीव्ड हिम ही वाज डेड। तो उसके कोई साइन नहीं था, ब्लू था और ठंडा ठंडा था, प्यूपल्स नहीं थी और कोई बाकी और भी अलामत नहीं थी। तो मैंने DOA डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने ना गुस्से से उसकी पद्मनी की तरफ देखा, तो उसने ना आंखें अपनी दूसरी तरफ कर ली, मेरी गेज को थोड़ा अवॉइड किया उसने। एक्चुअली हुआ ये था कि ये बाद में मैंने पहले बता दिया, पहले हुआ ये था कि उस्मान हाइल ठंडा रीजन है मार्च का, जैसे पहले भी कहा था, उसमें काफी हद तक ठंड होती है। तो बारिशें भी कभी कभी हो जाती हैं, कभी बहुत शदीद होती हैं। शदीद बारिश हुई थी और वो पहाड़ों वहाड़ों से, इस्लामाबाद की तरह पहाड़ है उसके, वो पानी आता है तो पानी फिर सारे जाके ड्रेनेज एरिया होता है जिसके अंदर वो पानी जाता है, तो वहां पे कोई गहरी चीज खाइयां सी भी होती है, तो गहरी खाइयों में पानी फिर रुक जाता है, ऊपर वाला ओवरफ्लो कर जाता है। तो ये सऊदियों के लिए तो बड़ी रेयर कमोडिटी है कि पानी हो। तो 3 सऊदी लड़के थे, कोई 10 साल शायद होगा, 9-10 साल, 12-14 तक 3 थे। वो आए हैं जाके, तो उन्होंने देखा पानी खड़ा है, तो उनके पास वो पिकअप टाइप, उनके पास ये टोयोटा के होते हैं। उन्होंने सोचा कि चले इसको पानी में जरा गाड़ी को भगाते हैं तो ये पानी स्प्लैश करेगा, यही सोचा होगा। और उन्होंने क्या, उसके अंदर वो गए, वहां पे पानी की डेप्थ बहुत ज्यादा थी, कहते हैं कि 18 फुट तक पानी था। वो उनकी अंदर गई और अंदर से निकली नहीं, थोड़ा सा कहते हैं बुलबुल किसने कहा कि वो निकले और गायब। लोग तो बहुत सारे खड़े थे उधर, सब लोग घबरा गए, उन्होंने कहा जी ये तो गाड़ी अंदर ही नहीं आई, निकली नहीं है। तो उन्होंने सोचा, दौड़े भागे इधर से, फिर क्या करें, उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया, वहां पे वो
उनकी एम्बुलेंस में बड़े अच्छे ड्राइवर होते हैं, वो करीब नहीं थे, दूर से उनको टेलीफोन से वो आ गए, आके पहुंचे, असेस किया क्या वजह है, उन्होंने जी पानी के अंदर गाड़ी गई है और कोई नजर भी नहीं आ रही, पता भी नहीं चल रहा। उन्होंने फिर सोचा, डिस्कस किया, फिर उन्होंने दूसरी चीजें मंगवाई, उसके अंदर उनको रस्से वस्से मंगवाए, रस्से अपने कमर के गिर्द लपेट के उन्होंने वो पानी में उतरे। पानी गदला था, वो मट्टी मिला पानी था, वो साफ पानी नहीं था, नजर कुछ नहीं आ रहा था। तो ऐसे महसूस किया होगा, अंदर ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। एक उनमें से एक बंदे को सर्दी लगनी शुरू हो गई कोई उसका, तो वो बाहर निकल आया कि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो इमरजेंसी में आया। उसको मैंने देखा आके, शाम के टाइम आ गया, मैंने कहा क्या है, कहता बस बर्द कहता सर्दी लग रही। मैं क्या हुआ, पानी में गीला था, मैं पानी में था। तो मैंने उसको खैर देख के एग्जामिन किया, कोई चीज ऐसी सीरियस नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो अपने आप को गर्म करो, कोई ब्लैंकेट वगैरह ले लो, पैनाडॉल दे के चला गया वो। तो वो ढूंढते रहे, तो उनको आखिर में एक 10 साल का बच्चा मिला। ये वो बच्चा है जो ये इमरजेंसी में लेके आए हैं। तो उन्होंने सोचा कि तो क्योंकि काफी देर लगी उनको बुलाने में, आप इमेजिन करें, लोगों ने कहा, फिर फैसला किया बुलाने का, वो आए, उसके बाद उन्होंने दोबारा हेल्प ली है, वो रस्से से अंदर गए, कितनी देर ढूंढते रहे, सो मच सो के एक को जो सर्दी लगी वो लेके आए, फिर आखिर में एक बच्चा ले आए उन्होंने, उसी तरह लेके इमरजेंसी में आए। और इमरजेंसी में डॉक्टर मैथ्यू ने देख के उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। और ये पद्मनी जो है ना, ये मेरे कमरे में अब 3 बार आई, तो मैं भी चला गया। तो जब मैंने जाके देखा, ये असल में ये जो पद्मनी है ना, इसका मैं बता दूं, ये पहली रिससिटेशन में ये लड़की शामिल थी। उसको शामिल क्या मतलब, उन्होंने रिससिटेट नहीं किया, हमारी टीम में शामिल थी। इसने उस वाक्य को देखा था, तो उसको पता नहीं क्या, कौन उसको इस चीज पे कर रहा था कि जाओ डॉक्टर इनाम के पास, जाओ डॉक्टर इनाम के पास। हालांकि वो कोई इसना ना तो डॉक्टर मैथ्यू ने कॉल किया, ना कोई और उधर कोई अफरा तफरी पड़ी हुई थी। खैर मैंने देखा तो इतनी देर में मैं शॉक रूम के बेड के पास पहुंच गया। मैंने देखा तो एक 10 साल का लड़का, उसके हाथ रखा ऐसे ही, हम डेड बॉडी से डरते वरते तो कोई नहीं ना, देखा तो कपड़े गीले थे। मैंने पूछा मैथ्यू से, भाई इज वेट, अभी तक कोई बात नहीं हुआ क्या? कहता इज ड्राउंड। ओहो, मुझे एकदम ख्याल आया, फिर मुझे यह आया कि ये तो हुआ है, तो उसको कुछ करना चाहिए। तो मैंने वो थोड़ा शॉक रूम का बेड थोड़ा सा ऊंचा होता है, 2 स्टेप हमारे बने हुए स्टेप्स होते हैं, उस पर खड़ा होकर ना मैंने उसको ना मसाज शुरू कर दिया। तो डॉक्टर मैथ्यू घबरा गया, कहता व्हाट आर यू डूइंग ना, ही इज डेड। 2 बार उन्होंने कहा ही इज डेड। तो मैं कहा, मैं हंस पड़ा, मैं कहा नेवर माइंड, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। नो, फिर आया मेरे हाथ पे, मैं हाथ पे हाथ रखा मेरा, उन्होंने कहा जी इज डेड। मैं कहा नहीं, डोंट माइंड, फिर क्या, यू डोंट डू एनीथिंग, जस्ट लेट मी ट्राई। मैं लगा रहा, खैर मसाज मैंने बड़ा विगरस किस्म का ऊपर चढ़ के, बच्चे का चेस्ट कंप्लाइंट होती है वो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, 7-8 मिनट तक मैंने उसको किया, कुछ मॉनिटर लगा हुआ था, मुझे पता था कोई ट्विच नहीं आ रही, ये मेरी मसाज वेव है जो आ रही है उधर। तो खैर वो पुराने की तरह मुझे याद आ गया कि मैंने उसको भी एड्रेनालिन दी थी, उस जमाने में एड्रेनालिन हम देते नहीं थे। तो लेकिन मैंने क्या किया, क्वार्टर सीसी लेके उसको डाइल्यूट किया और डायरेक्टली प्रिकॉर्डियम में, हार्ट के एरिया में अंदर गया, जाके मैंने ब्लड ड्रॉ किया, उसमें ब्लड आया, मैंने इंजेक्ट कर दिया और फिर मैं मसाज शुरू हो गया। तो सब कुछ ये लोग 3-4-5 लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े थे, ये जो नर्सेज और डॉक्टर मैथ्यू और पद्मनी भी इसमें शामिल थी। खैर मैंने 2-3 मिनट किया होगा, तो उसमें से एक हार्ट में से एक वेंटिकुलर ट्विच आई उस मॉनिटर के ऊपर, जैसे पहले बच्चे में आई थी। तो मुझे तो पता था, ट्रेन आई आंख है मुझे कार्डियोलॉजी में, तो मुझे पता है कि क्या है, मुझे पता लग गया ये अंदर से आई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इत्तेफाक से आई होगी, मुझे कन्विक्शन नहीं थे कि ये रिवाइव करेगा। मैंने खैर लगा रहा, फिर उसके बाद 2-3 आ गई, फिर कुछ ज्यादा आई, फिर रुक गया, फिर वो चली, ज्यादा आ गई, फिर कोई 10 सेकंड तक सस्टेन किया टेकार्डिया, उसके बाद फिर वो रुक गया, फिर उसके बाद दोबारा चला, फिर चला तो फिर वो रुका नहीं है, डग 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 डग, हार्ट रेट कहाँ तेज हो गया, को 120, 30, 40 में चला गया। और उसके अंदर एसटी एलिवेशन आ गया। एसटी एलिवेशन ईसीजी की टर्म में हम उस वक्त कहते हैं जब हार्ट अटैक हो रहा हो, इन्फाक्ट हो रहा हो, दिल का हिस्सा डेड हो रहा हो, तो उस वक्त वो नजर आती है। तो अब मैथ्यू भी घबरा के हो गया, मेरे करीब आ गया। तो मैं खैर लगा रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं। मुझे थोड़ी देर में पता लगा कि सीने की दीवार उसकी हिल रही है, हार्ट कर रहा है। मैंने हाथ रखा तो उसकी प्रिकॉर्डियल परसेशन थी, कैरोटिड देखा तो कैरोटिड उसकी अच्छी नजर आ गई, मुझे पता लग गया कि बीट कर रहा है। फिर मैंने पाँव की भी, जैसे पोस्टीरियर टिबियल डॉर्सैलिस पीडस, ये पाँव की
आर्टरीज होती हैं वो भी पल्सेट कर रही हो। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। तो अभी खैर उस बच्चे में कोई कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं थी। तो हमने फिर ट्यूब भी पास कर दी उसको, ट्यूब पास के अम्बू बैग से उसको ब्रीदिंग शुरू की, थोड़ी सी फ्रॉथ पे निकली लेकिन ज्यादा नहीं हमने उस पर किया। तो लड़कियों से कहा, मैंने कहा तुम इसकी लाइन रखो। तो वेन्स इंगॉज हो गई थी, उन्होंने उसकी अभी लाइन ले ली। तो उस वक्त मैंने उनसे कहा कि आप अब इसका बीजीए ले लें। गैसेज होते हैं ना, ब्लड गैस एनालिसिस होती हैं आर्टरी से, उसने इस जगह से वो रेडियल आर्टरी से बीजीए लेके भिजवा दिया। लेकिन अभी तक उसका कोई ब्रीदिंग एफर्ट नहीं था। अम्बू बैग से हम दे रहे थे, डॉक्टर मैथ्यू भी आके मेरे पास ही खड़े हो गए। खैर हमने उधर से फिर कॉल कर लिया उनको, पीडियाट्रिशियन को अंदर से कि उनको बुलाओ। और वो आ गए, दो डॉक्टर थे इजिप्शियन, अब्दुल सत्तार और अब्दुल रशीद। वो बड़े अच्छे नाइस बच्चे अपने पीडियाट्रिशियन थे। बहुत ज्यादा तो नहीं कहता हूँ कि वो टॉप ऑफ द लिस्ट थे, लेकिन दो इंचार्ज थे उस वक्त। तो दोनों आ गए। उन्होंने कहा क्या हुआ, उनको बताया कि जी ऐसे करके ड्राउनिंग से आया, हमने इसका ये सीपीआर किया है और ये अब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन कर रहा है, कुछ 70-80 तक या 80-70 ऐसे करके है। तो उन्होंने आपको एग्जामिन किया और वो देखा ब्रीथ नहीं कर रहा। फिर उन्होंने नेचुरली वो प्यूपल्स देखते हैं, टॉर्च देखा, रिएक्ट नहीं कर रही। तो कहने लगे दोनों के दोनों डॉक्टर, नाम दिस इज फ्यूटाइल एफर्ट है आपका, यानी फजूल ही ये हुआ क्योंकि ब्रेन डेथ हो चुकी है, तो लिहाजा कोई फायदा नहीं है सीपीआर का। मैंने उसको बड़ा घूर के देखा, मैंने कहा यार तुम डोंट गिव मी दैट बुलशिट, इसी तरह कहा। तो मेरे से, मैं उससे सीनियर भी था और वो और डिपार्ट पीडियाट्रिक के थे। मैंने कहा डोंट गिव मी दैट बुलशिट। लास्ट टाइम यू रिमेंबर 2 years बैक वो बेबी था जिसको आप लोगों ने ब्रेन डेथ कहा था और वो बाद में डिस्चार्ज हो गया था लाइव। यू टेक हिम, ये नाउ our duty is finished, you take him, put him on vent and wait and do something for him, don't just declare dead कि जी आप चलिए, पहले डिक्लेयर हो चुका है एक बार और ये फिर निकल आया। खैर वो कहते नो 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 यू डोंट गेट एंग्री, विल डू इट, हमने आपको इनकार नहीं कर रहे। खैर वो ले गए, अंदर ले गए, उन्होंने सक्शन थोड़ी सी किया, उसको वेंट पे डाला। फिर उसको मेरा ख्याल है कि न्यूमोथोरिक्स हो गया था। वो न्यूमोथोरिक्स से वेंट की वजह से हो जाता है, या वो वैसे इंजरी विंजरी चेस्ट पे कोई नहीं थी। तो उन्होंने उसको भी ट्यूब पर डाल के ड्रेन कर दिया और रखा उसको। तो तकरीबन को 3-3.5 घंटे वहां रखने के बाद उसमें उन्होंने थोड़ा सा पिपलरी रिएक्शन देखा। अब पूरी तरह कंट्रैक्ट नहीं किया लेकिन इंडिकेट हुआ कि जैसे है। खैर वो लगे उन्होंने अपना वो सारा कुछ जो भी वो जो पेरेंट्रल उसको न्यूट्रिशन थी या जो भी चीजें थी, जो एंटीबायोटिक कवर था, वेंट पे रखा। वो ऐसा ऐसा उसका कॉन्शियस लेवल बेहतर हो गया। उसका ग्लासगो कॉमा स्केल जो इस चीज को, वो थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया। तीसरे दिन जाके ना उसने थोड़ा सा उसका रिएक्शन तो पीपल्स का अगले दिन ही थोड़ा सा बेहतर हो गया था। तो वो थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस हो गया, मतलब रिस्पॉन्ड करने लग गया। बाई 4th डे, चौथे दिन सुबह वो फुल्ली कॉन्शियस हो गया कि वो अब वो जवाब दे रहा था और उसकी मूवमेंट्स वगैरह बाजू की सारी आ गई। तो मुझे जब पता चला, मैं देखने भी गया था उनको, वो उसको वार्ड के अंदर, तो ही वॉज गुड। उन्होंने उसको जब देखा तो सब चीजें नॉर्मल थी, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा था और कोई और भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा हार्ड ऑफ हियरिंग था। तो उन्होंने सुनता उसको ऊंचा था। तो उनका ख्याल था कि शायद ये इस दौरान में रिससिटेशन के दौरान या प्रोलॉन्ग सबमर्शन के दौरान इसलिए इनका हो गया। तो बाद में उन्होंने फिर जब उनकी मदर आई, आती रहती ज़ाहिर, उनको घर वालों को तो पता ही था, वो आ गए। उनसे जब पूछा उन्होंने मदर ने कहा कि नहीं, ये पहले से ही थोड़ा सा खानों का इशू उसको था। तो दैट मीन्स कि वो वाला इशू भी उससे नहीं था। तो जितनी रिससिटेशन लोग होती हैं, जब ज्यादा देर हो जाए, कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाते हैं, कुछ माजूर हो जाते हैं। ये दोनों बच्चे माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देख लें, और कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं था। उन्होंने 10-11 दिन उसको रखा, उसके बाद उसको भेज दिया। फिर उन्होंने 2 हफ्ते बाद फॉलो अप किया, तो वो 2 हफ्ते बाद आके कहा जी नॉर्मल है, किसी किस्म का इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बड़ी रिमार्केबल किस्म की चीजें, अनहोनी चीजें हैं। अब पहले वाले में तो आधे घंटे से ज्यादा था, मैं टाइम उससे आगे नहीं कर सकता। कितनी देर माँ की नजर से गायब रहा, माँ के सामने नहीं गिरा, वो तो अपने काम में बिजी थी। इसका पता नहीं है कि कितनी देर पानी में, किसी ने नोट नहीं किया, बुलाया है, इमरजेंसी सर्विसेज में आई हैं, फिर दोबारा आई हैं, जो उसको निकालने वाले
खुद बीमार हो गए, फिर निकाला है, फिर लेके आए। डॉक्टर मैथ्यू बड़ा वंडरफुल डॉक्टर है, बहुत अच्छा, मेरे भाइयों की तरह था, क्रिश्चियन लड़का है, वंडरफुल। वो आखिर तक जब तक रहा मुझे यही कहता रहा कि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं कहा नहीं मैथ्यू, हमारी ट्रेनिंग ही है। जब हम देखते हैं कि जी किसी को ऊपर जो सांस नहीं ले रहा है, हिस्ट्री इस तरह की है, ब्लू है, और कोई लाइफ का कोई वो साइन है ही नहीं है, तो वो अब हमारे पास ईईजी तो नहीं थी ना कि ईईजी करके देखते। तो वो तो आपने सही किया। तो मेरे पास क्योंकि ये पद्मनी की कारनामा है कि पद्मनी क्योंकि पहले वाले में शामिल थी, तो इसलिए जो है ना, इसने मुझे, इसकी परसिस्टेंस है कि मेरे 2-3 बार इनकार करने के बावजूद वो आती रही, बार बार आती रही। ये अल्लाह की तरफ से पता नहीं कैसे, उसको उसको क्या पता, उसको ख्याल था कि शायद ये नहीं कर रहा कुछ, या वो कह सकती थी, उसका अपना ही इलाका केरला का वो डॉक्टर थे, लेकिन मुझे ही कहती रही आके। लेकिन निकल आया, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरी जिंदगी के ऐसे वाकयात हैं जो बोलने वाले नहीं है। मतलब कौन क्लेम कर सकता है कि आधे घंटे से ज्यादा, या अनहोनी बात है। मुझे को पहले कोई कहता, मैं कहता नहीं हो सकता, अब मैं कहता हूँ हो सकता है। इसीलिए मैं, गाइडलाइन चेंज हो गई है। खासतौर पे हमने जब पब्लिश हो गया था हमारा ये पाकिस्तान हार्ट जर्नल में, उन्होंने तो पब्लिश नहीं किया था, यहाँ पे हो गया था, तो ये सारी दुनिया में जाते हैं ये। वहां पे मैंने देखे हैं रेफरेंस, उन्होंने कहा जी प्रोलॉन्ग, ये रिपोर्टेड है, पहले नहीं थे, तो लिहाजा स्पेशल एफर्ट्स करने चाहिए। तो मैं जो डाइविंग रिफ्लेक्स, सबमर्शन हाइपोथर्मिया और ये चीजें पहले बता चुका हूँ, ये चीजें ऐसी हैं कि जो प्रोटेक्ट करती हैं किसी हद तक आपके वाइटल ऑर्गन्स को, जिसमें ब्रेन भी शामिल है, जिसके अंदर हार्ट भी शामिल है। तो मेरी रिक्वेस्ट फिर यही है कि जस्ट डोंट थिंक के खास तौर पे ड्राउनिंग में कि ये देर हो गई है तो इसको छोड़ें। देखने, एक तो रैगन मॉर्टिस हो गया, वो बॉडी अकड़ गई है, वो जो पोस्टमार्टम लिविडिटी है, चंद एक चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेड बॉडी लंबी देर में जिसके अंदर होता है, वो तो और चीज है। लेकिन ये तो जैसे बच्चे, फूल जैसे बच्चे थे, अब भी माशाल्लाह बड़े बड़े, कितने 40-40 साल से ऊपर हो गए होंगे। फॉलो अप नहीं किया उन्होंने, उसके बाद मुझे उसका पता भी नहीं चला। चीज मैं शुरू में बताना भूल गया था आपको, मैंने उसमें उसके बारे में बताया था, गैस एनालिसिस के बारे में। तो दुनिया में जितने भी पहले रिकॉर्डेड हैं, अब पता नहीं उसके बाद शायद गाइडलाइन में कोई तब्दीली आई हो, लेकिन वो कह रहे थे 6.89 अगर उसका वो आया है, उसका जो गैसेस में आया है, उसका पीएच आया है, तो बहुत ज्यादा वो जो है ना, इसको सर्वाइव नहीं किए उन्होंने। अगर किए भी हैं तो वो जो है ना, वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ थे। तो हमारा पहले वाला बच्चा, मैंने कहा था ना, वो 6.76 था, वहां से उसने रिवाइव किया। और ये वाला बच्चा, ये जितने भी गैसेस पहले वाली भी थी, 2-3 मिनट की ऑक्सीजन के साथ, अम्बो बैग के साथ, ट्यूब के साथ थे। और इस वाले बच्चे में हमारा पीएच आया था 6.65। अनहोनी बात है, वो 6.89 से नीचे सर्वाइव नहीं किया। हमारा ये 6 पॉइंट जो है ना, ये 6.5 पे ये रिवाइव किया माशाल्लाह। ये बहुत रेयर किस्म की चीज है, और ये फैक्चुअल वो था, और लेबोरेटरी वाज वेरी गुड। ये नहीं कि उसमें लेबोरेटरी में कोई हेर फेर हो गया। तो ये सीपीआर वगैरह सारी जो है ना, ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है हमें। मैंने तो पहले भी जब एक बार सीपीआर की नज़म भी बताई थी, उसके अंदर मैंने कहा था हमें स्कूल से शुरू करना चाहिए। हमारे मैट्रिक के करिकुलम में पास नहीं करना चाहिए जब तक उनको बीसीएलएस का उसको ट्रेनिंग कोर्स ना उनके पास हो। और एफएससी जब करते हैं, जो प्री मेडिकल में जाएं, उसकी प्री रिक्विजिट होनी चाहिए कि आपको एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का भी बारे में भी कोई आइडिया हो। तो इंडिया की फैसिलिटी है, उसके अंदर उन्होंने पिछले साल 2024 में 3,319 सीपीआर उन्होंने किए हैं 24 घंटों के अंदर। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उससे पहले रिकॉर्ड को 2,700 या 800 के करीब था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लास्ट उन्होंने किया है। 3-4 टीमें थी, वो एटलीस्ट टू 1 बीट करते थे कि उसमें उनको पता चल जाता। ये कोई सीपीआर लाइव पेशेंट पे नहीं कर दिया कि इतने उन्होंने 3,319 पेशेंट जो सीपीआर किया, वो डमीज के ऊपर, इनके ऊपर था। लेकिन वो इतना रैपिडली, और उनके ऑब्जर्वर खड़े थे, वो देखते थे कि प्रॉपरली कर रहे हैं, तो फिर वो जो है ना, वो उसको गिनते थे। तो बड़ी बेअकमल बात है कि 24 घंटों में आप 3,319 सीपीआर मुकम्मल उसके कर लें, तो बड़ी बहुत ज़बरदस्त बात है। और ये जो है ना, हमें ट्रेनिंग, हमारे पास यही कमी है हमारे अंदर, हमारे ट्रेनिंग की नहीं जाती, तो वो करना चाहिए। वो ये तो बड़ी रिमार्केबल किस्म की चीज़ें हैं। तो मैंने पीएच का बताया था कि इससे कम पीएच मैंने नहीं देखी।
6.65 पे भी रिवाइव हुआ हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लोगों को कम्युनिकेट करनी चाहिए कि कम से कम कोई अगर कोई इस चीज़ से घबराए ना कि पीएच कम है या देर हो गई लगती है, तो ट्राई करनी चाहिए कुछ देर तक। तो हमारे यहाँ तो कार्डियोलॉजी में हम आधा घंटा तो 30-35 मिनट करते हैं, वहाँ पे भी जहाँ पे कोई किसी किस्म की साइन ना आया हो। दुनिया में तो रिकॉर्ड मेरा ख्याल है कि कई कई 24 घंटों से ज़्यादा का सीपीआर का रिकॉर्ड है। यानी उन्होंने सीपीआर शुरू कर दिया तो लोग 24 घंटे तक या इसके भी बाद तक रिवाइव कर जाते हैं। लेकिन ये वो मेरे वाला सिनेरियो नहीं है, ये तो वहाँ पे है जहाँ पे आपने वक्त पे सीपीआर शुरू किया, रिस्पांस नहीं है, आप कर रहे हैं। इवन वो इवैक्यूएट भी को लोग करते हैं इसके दौरान, हेलीकॉप्टर में इवैक्यूएट करते हैं, लेकिन सीपीआर जारी रहता है और वो 24 घंटे बाद भी रिवाइव हो गए। लेकिन ये कार्डियक अरेस्ट जो अनअटेंडेड कार्डियक अरेस्ट है ना, ये बड़ा जो है ना, ये और तरह की जिसमें डैमेज होता है। सबसे पहले हार्ट डैमेज होता है, उनकी नर्व्स डैमेज होती हैं। इसके बाद फिर जो स्लोली दूसरी चीजें आ जाती हैं उसके बाद, कि वो कहते हैं जी आपके हार्ट के बाद लिवर जो है ना, वो उसकी बारी आती है, वो जल्दी डैमेज हो जाता है। फिर किडनीज की बारी आती है, किडनी डैमेज होता है। पेनक्रियास को कहते हैं, शायद वो अनअटेंडेड अगर छोड़ दिया जाए तो 1 घंटे तक वो पेनक्रियास जो है ना, उसमें जिंदगी की रमक मौजूद रहती है। फिर आपके टेंडन्स हैं, ये जो टेंडन होते हैं हमारे बड़े सख्त, जो एचलीस टेंडन है, ये वो इसके अंदर भी वो काफी देर तक सरवाइव करते हैं। हार्ट के वेल्व्स हैं, ये हार्ट के वेल्व्स भी बड़ी देर तक सरवाइव कर जाते हैं। और ये जो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर ना भी रिससिटेट हो रहा हो तो वो उस पर जिंदगी रहती है। हार्ट के बारे में भी नई रिसर्च जो लास्ट मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, वो कह रहे थे कि हार्ट की भी अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके अंदर वो, और ब्रेन के बारे में कह रहे थे, ब्रेन के अंदर ऐसे सेल्स हैं कुछ जिनके अंदर थोड़ा, जितना हम पहले समझते थे, कोई जल्दी डैमेज होते नहीं, उनके अंदर नर्व्स के अंदर और उसके अंदर कोई जिंदगी बाकी किसी ना किसी बहुत अर्ली स्टेज वाली बाकी रहती है। तो ये हमारा काम नहीं, अल्लाह का कुदरत है, जितनी देर अल्लाह उसको जिंदा रखना चाहे रखते हैं, और हमें बस अपनी तरफ से एफर्ट करनी चाहिए। तो फिर अगेन मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ, कुछ चीज़ें मैं कभी देर हो जाती है लेकिन इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।